नमस्कार दोस्तों, आप सभी का ज्ञानशाला एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज हम भारतीय राज्य व्यवस्था विषय के संवैधानिक विकास पर चर्चा करेंगे। संवैधानिक विकास को हम दो पार्ट में पढ़ेंगे। पहले पार्ट के अंतर्गत आज हम कंपनी के शासन के तहत संवैधानिक विकास की चर्चा करेंगे। इस राज्य व्यवस्था सीरीज के तहत हम जो कुछ भी पढ़ेंगे उसका स्रोत आचार्य दुर्गादास बसु की पुस्तक भारत का संविधान एक परिचय, एम लक्ष्मीकांत द्वारा लिखित पुस्तक भारत की राज्य व्यवस्था, क्लास 11th की NCERT स्पेक्ट्रम और करंट अफेयर हेतु द हिंदू समाचार पत्र होगा। तो आइए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। भारतीय संविधान की विकास यात्रा। हम सभी जानते हैं कि हमारे संविधान का निर्माण एक संविधान सभा ने किया था। जब हमारे संविधान का निर्माण एक संविधान सभा ने किया था तो फिर हम क्यों 1773 से संवैधानिक विकास को पढ़ते हैं? तो इसका आंसर इन दो बिंदुओं से मिलेगा। पहला, यह सही है कि संविधान सभा के व्यापक विचार विमर्श और अनुसंधान की देन संविधान थी, किंतु यह विचार विमर्श केवल संविधान सभा में ही नहीं हुई थी, बल्कि स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान विभिन्न मुद्दों, मूल्यों और आदर्शों पर व्यापक चर्चा हुई थी और जिन मूल्यों और आदर्शों पर आम सहमति बनी थी उनमें से ज्यादातर को संविधान सभा में जगह दी गई। दूसरा, संविधान सभा के समक्ष उस समय उपलब्ध एक शासन पद्धति थी जिसका निर्माण अंग्रेजों ने किया था। भारत की जनता इस पद्धति से भली भांति परिचित थी। इस कारण संविधान सभा के सदस्य ये नहीं चाहते थे कि उस जनता पे जो एक शासन पद्धति से परिचित है उस शासन पद्धति को ना अपनाकर किसी नई शासन पद्धति को अपनाया जाए। इसलिए उन्होंने अंग्रेजों की शासन पद्धति को अपनाया, किंतु उसमें सुधार किया, उसे भारतीय संस्कृति के अनुकूल किया, औपनिवेशिक मूल्यों को हटाया जो उसमें अंग्रेजी शासन के दौरान निहित की गई थी, जोड़ी गई थी। तो इस तरह देखा जाए तो हमारा संविधान जो विकसित हुआ है वह अंग्रेजों के शासन प्रणाली पर है। दूसरा, यह उन मूल्यों और आदर्शों को शामिल करता है जिसका विकास स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान हुआ था। तो इस तरह देखा जाए तो हमें अंग्रेजों की शासन प्रणाली को समझना जरूरी है जिसका विकास अंग्रेजों के बंगाल विजय से ही शुरू हो जाता है। दूसरा, उन मूल्यों और आदर्शों को भी समझना जरूरी है जिसका विकास स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान हुआ था और जो संविधान में शामिल किया गया। तो इस तरह देखा जाए तो हमें भारतीय संविधान की विकास यात्रा को अंग्रेजों के बंगाल विजय से ही पढ़ना आवश्यक हो जाता है। और ये विकास यात्रा आप लोग सभी लोग जानते हैं कि 1949 में संविधान बनकर तैयार हो गया था। तो इस तरह देखा जाए तो 1949 में विकास यात्रा समाप्त हो जाती है, किंतु यह गलत है। यह विकास यात्रा अभी भी चल रही है। हमारे संविधान में यह प्रावधान है कि बदलते हुए समय के साथ संवैधानिक प्रावधानों को बदला जा सके। अनुच्छेद आप आगे पढ़ेंगे। अनुच्छेद 368 के तहत हम संविधान में संशोधन कर सकते हैं। इस तरह देखा जाए तो संवैधानिक विकास को 3 वर्गों में बांटकर पढ़ सकते हैं। पहला, कंपनी के शासन के अधीन हुए संवैधानिक विकास। दूसरा, ब्रिटिश क्राउन के शासन के अधीन हुए संवैधानिक विकास। तीसरा, संविधान निर्माण से लेकर अब तक हुए संवैधानिक विकास। इसे हम बाद में पढ़ेंगे, इसे हम इस खंड के तहत पढ़ेंगे। तो कंपनी के शासन के अधीन जो संवैधानिक विकास हुआ था उसमें जो पहला एक्ट था वह था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया और बंगाल के गवर्नर जनरल की सहायता के लिए एक 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया और इस परिषद का जो निर्णय होता था बहुमत से होता था। साथ ही बंगाल के गवर्नर जनरल को यह शक्ति दी गई कि वह कुछ विशेष मामलों में मद्रास तथा बंबई के गवर्नर का अधीक्षण कर सकता है। यानी यहां से केंद्रीकरण की शुरुआत होती है। केंद्रीकरण का मतलब होता है शक्ति का एक जगह इकट्ठा होना। तो देखा जाए
तो यहाँ पे बंगाल के गवर्नर जनरल के पास शक्ति का क्या हो रहा है, एकत्रीकरण हो रहा है। पहले मद्रास, बंबई तथा बंगाल के गवर्नर की शक्तियां बराबर थी। बंगाल के गवर्नर बंगाल में प्रशासन करते थे, मद्रास के गवर्नर मद्रास में प्रशासन करते थे, बंबई के गवर्नर बंबई में प्रशासन करते थे और तीनों की शक्तियां बराबर थी। तीनों एक दूसरे से स्वतंत्र थे, अलग अलग थे। लेकिन अब बंगाल का गवर्नर जनरल मद्रास के गवर्नर तथा बंबई के गवर्नर से ऊपर हो गया और उनका अधीक्षण करने की शक्ति रखने लगा। दूसरा प्रावधान था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को अब भारत में कंपनी के राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक हो गया। तो देखा जाए तो यहां से ब्रिटिश सरकार कंपनी पे नियंत्रण करना शुरू कर देती है, यानी इसी एक्ट से ब्रिटिश सरकार का कंपनी पे नियंत्रण बढ़ना शुरू होता है। तीसरा है, कलकत्ता में 1774 में एक सुप्रीम कोर्ट का गठन किया गया। इसमें उस समय एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे, यानी कुल 4 न्यायाधीश थे। और जो मुख्य न्यायाधीश थे उनका नाम था इम्पे, कहीं कहीं एमपी भी लिखा होता है। चौथा प्रमुख प्रावधान यह था कि कंपनी के कर्मचारियों के उपहार, दान आदि लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। पहले कंपनी के कर्मचारी भारतीयों से उपहार ले सकते थे, दान ले सकते थे, लेकिन अब उन पर रोक लगा दी गई, क्योंकि उपहार और दान के नाम पर घूस लिया जाता था और कंपनी में भ्रष्टाचार बढ़ रहा था। तो ये 4 प्रमुख प्रावधान हैं। अब यहां से कुछ फैक्ट देख लेना जरूरी है। बंगाल के प्रथम गवर्नर कौन थे, अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बंगाल के प्रथम गवर्नर थे रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो वारेन हेस्टिंग्स। रेगुलेटिंग एक्ट के बाद जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण एक्ट है वह है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। इस एक्ट के तहत कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक कार्यों को अलग अलग किया गया। व्यापारिक कार्यों के अधीक्षण की शक्ति कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को दे दी गई, किंतु राजनीतिक कार्यों के अधीक्षण की शक्ति के लिए एक अलग निकाय का गठन किया गया, जिसे बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहा गया। अब कंपनी को कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल दोनों जगह से निर्देश मिलता था। इसलिए कहा जाता है कि 1784 के बाद कंपनी पे द्वैध शासन शुरू हो गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल में कुल 6 सदस्य होते थे, जिसमें एक चांसलर ऑफ एक्सचेकर, एक विदेश सचिव, 4 की नियुक्ति प्रिवी काउंसिल में से ताज द्वारा यानी राजा या रानी द्वारा की जाती थी। चांसलर ऑफ एक्सचेकर का मतलब हुआ वित्त मंत्री। अगला है, बंगाल के गवर्नर जनरल के कार्यकारी परिषद की संख्या 4 से घटाकर 3 कर दी गई। याद कीजिए 1773 में कार्यकारी परिषद का गठन किया गया था, जिसमें 4 सदस्य होते थे और गवर्नर जनरल को मिला के 5 सदस्य हो गए और इनको निर्णय लेना होता था और कोई भी निर्णय बहुमत से लिया जाता था। किंतु इन जो 1773 का एक्ट बना था, इसमें सबका नाम दिया गया था, जिनमें से 3 जो थे वो गवर्नर जनरल को बेईमान और अनैतिक मानते थे और उनका सहयोग करना नहीं चाहते थे। ऐसी स्थिति में गवर्नर जनरल के समक्ष ये चुनौती थी कि वो अपने फेवर में बहुमत कैसे जुटाएं। इसलिए गवर्नर जनरल लंबे समय से मांग कर रहे थे कि कार्यकारी परिषद की संख्या घटाई जाए ताकि बहुमत साबित करने में आसानी हो। तो जाके 1784 में इसी कारण कार्यकारी परिषद की सदस्य संख्या घटा दी गई और 4 से 3 कर दी गई। कंपनी द्वारा अधिकृत प्रदेश को पहली बार ब्रिटिश अधिकृत भारतीय प्रदेश कहा गया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है कि किस अधिनियम द्वारा पहली बार ब्रिटिश अधिकृत भारतीय प्रदेश कहा गया कंपनी द्वारा अधिकृत प्रदेश को। तो इसका आंसर हो जाएगा 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत। अगला महत्वपूर्ण चार्टर अधिनियम है 1813 का चार्टर अधिनियम। इसके तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय व्यापार पर एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। फिर भी चीन के साथ व्यापार और चाय के व्यापार पर कंपनी का एकाधिकार बना रहा। यानी अब ब्रिटेन की कोई और भी कंपनी भारतीय व्यापार कर सकती थी, किंतु चीन के साथ व्यापार नहीं कर सकती थी और चाय के व्यापार पर भी उसका अधिकार नहीं था।
इन दोनों के चीन के साथ व्यापार और चाय के व्यापार पर केवल ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार था। दूसरा प्रावधान था ईसाई धर्म प्रचारकों को आज्ञा प्राप्त करके भारत में धर्म प्रचार के लिए आने की सुविधा प्राप्त हो गई, तो यहाँ से ईसाई धर्म प्रचार तेजी से होने लगा। अगला, कंपनी की आय से भारतीयों की शिक्षा के लिए प्रति वर्ष 1 लाख खर्च करने की बात की गई। इस अधिनियम का सबसे महत्वपूर्ण जो प्रावधान था यही था, किंतु यह लागू नहीं हुआ 1823 तक। इसका प्रमुख कारण था आंग्लवादियों और प्राच्यवादियों के बीच में विवाद, जिसके चलते कोई शिक्षा की कोई एक नीति नहीं बन पाई। आंग्लवादियों का मानना था कि शिक्षा पाश्चात्य होनी चाहिए, यानी पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान की शिक्षा हो, पाश्चात्य साहित्य की शिक्षा हो। वहीं प्राच्यवादियों का मानना था कि भारत में जो शिक्षा हो वो भारतीय दर्शन की शिक्षा हो, भारतीय साहित्य की शिक्षा हो। न केवल आंग्लवादियों और प्राच्यवादियों के बीच में विवाद था, बल्कि आंग्लवादियों के बीच में भी 2 घड़े थे जो भाषा के लेकर अलग अलग थे। एक घड़ा मानता था कि शिक्षा की भाषा अंग्रेजी होनी चाहिए, एक घड़ा मानता था कि शिक्षा की भाषा भारतीय भाषाएं होनी चाहिए। 1823 में जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन बनता है। इसके बाद शिक्षा पे खर्च होना शुरू होता है और इस कमेटी में 10 सदस्य होते हैं। अगला महत्वपूर्ण अधिनियम है 1833 का चार्टर एक्ट। इस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल पदनाम दिया गया। याद कीजिए 1773 में बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पदनाम दिया जाता है। अब 1833 में बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल पदनाम दे दिया गया और भारत के पहले गवर्नर जनरल बने लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक। सपरिषद भारत के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत के लिए कानून बनाने की शक्ति प्रदान की गई और बंबई तथा मद्रास की कानून बनाने की शक्ति समाप्त कर दी गई। याद कीजिए 1773 में केंद्रीकरण शुरू होता है। मद्रास था बंबई के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन किया जाता है, लेकिन अब यह केंद्रीकरण अपने चरम सीमा पर पहुंचता है और बंबई तथा मद्रास की कानून बनाने की शक्ति भी छीन ली जाती है और इसे सपरिषद भारत के गवर्नर जनरल को दे दी जाती है। तो यानी यहां से केंद्रीकरण बहुत ज्यादा हो गया। ठीक, अगला है भारत के गवर्नर जनरल के परिषद में विधि विशेषज्ञ के रूप में एक नया सदस्य जोड़ा गया। परिषद में पहला विधि सदस्य मैकाले था। ठीक है, तो यानी ध्यान दीजिए 1773 में परिषद में 4 सदस्य थे जो 1784 में घट के 3 हो जाते हैं। अब फिर एक और बढ़ जाता है। जो सदस्य कैसा होगा? विधि विशेषज्ञ होगा, कोई और नहीं होगा, सिर्फ विधि विशेषज्ञ के रूप में एक नए सदस्य की नियुक्ति होगी और पहला जो विधि सदस्य था वह मैकाले था। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहला परिषद में विधि सदस्य कौन था, तो आंसर हो जाएगा मैकाले। अगला है कंपनी के चीन के साथ व्यापार और चाय के व्यापार के एकाधिकार को भी समाप्त कर दिया गया। 1813 के चार्टर एक्ट में क्या किया गया था कि व्यापार के एकाधिकार को समाप्त किया गया था, लेकिन चाय के साथ व्यापार और चीन के साथ व्यापार पर एकाधिकार बना था कंपनी का। कंपनी मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार बना हुआ था, लेकिन 1833 में इसे भी समाप्त कर दिया गया। अब कंपनी के पास कोई भी एकाधिकार नहीं रह गया। अब कोई भी कंपनी भारत के साथ व्यापार कर सकती थी और चीन के साथ भी व्यापार कर सकती थी, चाय पर भी व्यापार कर सकती थी। अगला महत्वपूर्ण एक्ट है 1853 का चार्टर एक्ट। इसके तहत परिषद के विधायी और प्रशासनिक कार्यों को अलग किया गया, यानी विधान बनाने वाले कार्य और प्रशासन से संबंधित कार्य को अलग अलग कर दिया गया। विधान बनाने वाले कार्य को विधान परिषद करती थी और प्रशासन से संबंधित कार्य कार्यकारी परिषद करती थी। परिषद में 6 नए सदस्यों को शामिल किया गया, यानी इस साल परिषद में 6 नए और सदस्य शामिल किए गए। अब सदस्यों की संख्या क्या हो गई? ज्यादा हो गई पहले की तुलना में। अब यहाँ पे एक और ध्यान देने वाली बात है, किंतु कार्यकारी परिषद के
को विधान परिषद के विधेयक को वीटो करने की शक्ति प्राप्त थी। यानी विधान परिषद यदि कोई कानून बनाती तो उस कानून को कार्यकारी परिषद रद्द कर सकती थी। अगला प्रावधान था, इसके द्वारा पहली बार केंद्रीय परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। 6 नए पार्षदों में से 4 का चुनाव बंगाल, बंबई, मद्रास और आगरा की स्थानीय सरकारों द्वारा किया गया था। कंपनी को जब तक संसद चाहे तब तक के लिए भारतीय प्रदेश को अपने अधीन रखने की अनुमति प्रदान की। इसका मतलब क्या हुआ, पहले कंपनी को एक अनुमति पत्र लेना होता था कि हम इतने सालों तक भारत पे शासन करेंगे, भारत के शासन की देखरेख करेंगे। तो जनरली पहले 1853 के चार्टर एक्ट के पहले ब्रिटिश सरकार कंपनी को 20 साल की अनुमति देती थी, लेकिन 1853 के चार्टर एक्ट में इसने किसी अवधि का उल्लेख नहीं किया। अब इससे क्या हुआ, कंपनी के लिए अनिश्चितता बढ़ गई कि हमारा शासन कब तक रहेगा वो खुद नहीं जानती थी। यानी कंपनी का शासन कब तक रहेगा कंपनी खुद नहीं जानती थी। और यही हुआ भी 1858 में, यानी 1857 की क्रांति के बाद कंपनी के शासन को छीन लिया गया और ब्रिटिश ताज में समाहित कर दिया गया। अगला प्रावधान यह किया गया कि इसके द्वारा सिविल सेवकों की भर्ती तथा चयन हेतु खुली प्रतियोगिता व्यवस्था का आरंभ किया गया। अब यह भारतीयों के लिए भी खोल दी गई। यानी पहले उच्च सिविल सेवा के पद पे केवल ब्रिटिशर हो सकते थे या यूरोपीय हो सकते थे, अब उसे भारतीयों के लिए भी खोल दी गई। नियुक्तियों के मामले में डायरेक्टरों के संरक्षण को समाप्त कर दिया गया। यानी कौन सिविल सेवक होगा इसका निर्णय कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स लेती थी, जिसको अब समाप्त कर दिया गया। अब ये खुली प्रतियोगी परीक्षा के आधार पे होने लगी। किंतु पहले भारतीय जो सिविल सेवक बनते हैं वो 1863 में जाके बनते हैं, 1863 में। और कौन बनते हैं, सत्येंद्र नाथ टैगोर। अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है इनसे संबंधित कि पहले भारतीय सिविल सेवक कौन थे। तो सत्येंद्र नाथ टैगोर ये रविंद्रनाथ टैगोर के भाई थे। तो आइए अब इस अध्याय पर आधारित प्रश्नों को हल करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया? पहला विकल्प है रेगुलेटिंग एक्ट 1773, दूसरा विकल्प है पिट्स इंडिया एक्ट 1784, तीसरा विकल्प है चार्टर एक्ट 1813, चौथा विकल्प है चार्टर एक्ट 1833। पहले विकल्प देखते हैं, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। याद कीजिए इसके तहत क्या क्या किया गया था। पहला काम किया गया था, बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया। और यही प्रश्न पूछ रहा है तो आंसर क्या हो जाएगा, ए। इसके तहत और क्या किया गया था, एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी 1774 में कलकत्ता में। प्रश्न दूसरा देखते हैं, निम्नलिखित में से किससे या किन से भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी? अब अंग्रेजी शिक्षा की नींव कहां से पड़ी इसकी बात हो रही है। तो ध्यान दीजिएगा 1813 में पहली बार शिक्षा की बात की जाती है, 1 लाख रुपया खर्च करने की। और 1823 में एक समिति का गठन होता है, कमेटी का गठन होता है, जिसका नाम दिया जाता है जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन। और ये भी शिक्षा के क्षेत्र में काम करती है और अंग्रेजी शिक्षा को भी बढ़ावा देती है प्राच्य शिक्षा के साथ साथ। तीसरा है प्राच्यविद और आंग्लविद विवाद। इस विवाद से भारत की शिक्षा कैसी होगी ये निष्कर्ष निकल के सामने आ गया था। चौथा है मैकाले, जो शिक्षा पे सर्वाधिक प्रभाव जिसका पड़ा था वो मैकाले रिपोर्ट है। तो इन सब में जो भी होगा वो सही होगा। तो देख लेते हैं विकल्प क्या क्या है। पहला ए है 1813 का चार्टर एक्ट, ये सही होगा। जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823, ये भी सही होगा। प्राच्यविद एवं आंग्लविद विवाद, ये भी सही होगा। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। हमें जब सही उत्तर चुनना है तो कौन होगा, 1, 2, 3 तीनों होगा। देख लेते तीनों कहाँ है। ए में देखते हैं केवल 1 और 2 है तो ये नहीं होगा। बी में केवल 2 है, ये भी नहीं होगा। सी में केवल 1 और 3 है, ये भी नहीं होगा। डी में 1, 2 और 3 सभी हैं तो ये आंसर सही हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत
विधायी शक्तियों को कार्यपालिका की शक्तियों से अलग किया गया? पहला विकल्प है पिट्स इंडिया एक्ट 1784, दूसरा विकल्प है चार्टर एक्ट 1813, तीसरा विकल्प है चार्टर एक्ट 1833, चौथा विकल्प है चार्टर एक्ट 1853। अब देखा जाए तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि किस अधिनियम द्वारा विधायी शक्तियों को कार्यपालिका की शक्तियों से अलग किया गया है? तो 1853 का अधिनियम याद कीजिए। इसमें विधायी शक्ति को कार्यपालिका की शक्ति से अलग किया जा रहा है। तो देखा जाए तो ये चार्टर एक्ट 1853 हो जाएगा। लेकिन इसके पहले हम इन तीनों को भी देख लें। पिट्स इंडिया 1784, इसके तहत कंपनी के वाणिज्यिक और राजनीतिक कार्यों को अलग अलग किया जाता है, तो ये तो आंसर होगा ही नहीं। चार्टर एक्ट 1813, इसमें कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त किया जाता है, लेकिन चीन के साथ व्यापार और चाय के व्यापार पर एकाधिकार कंपनी का बना जाता है। साथ ही शिक्षा पर प्रति वर्ष 1 लाख व्यय का प्रावधान किया जाता है यहाँ से। तीसरा है चार्टर एक्ट 1833, इसके तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल पद नाम दिया जाता है। दूसरा, कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया जाता है, यानी अब उसके पास चाय और चीन के साथ व्यापार का एकाधिकार भी नहीं रहता। तो आंसर हो जाएगा डी। प्रश्न 4, निम्नलिखित में से कौन बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे? पहला विकल्प है कॉर्नवालिस, दूसरा विकल्प है मैकाले, तीसरा विकल्प है वारेन हेस्टिंग्स, चौथा विकल्प है लॉर्ड विलियम बेंटिक। अब इसको ध्यान दीजिए, कभी बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल पूछता है, कभी बंगाल का गवर्नर पूछता है, कभी भारत का प्रथम गवर्नर जनरल पूछता है, और कभी भारत का प्रथम वायसराय पूछता है, और कभी भारत का अंतिम वायसराय पूछता है। तो इस क्वेश्चन पूछ रहा है बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल को। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे वारेन हेस्टिंग्स। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिक, और बंगाल के प्रथम गवर्नर थे रॉबर्ट क्लाइव। तो यहां पे आंसर हो जाएगा वारेन हेस्टिंग्स, जो विकल्प सी है, यानी आंसर हो जाएगा सी। प्रश्न 5, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, 1833 में पहली बार भारतीयों की शिक्षा पर प्रति वर्ष 1 लाख खर्च करने का प्रावधान किया गया। अब ये स्टेटमेंट सही है कि नहीं, इसको देखना होगा। हम सब जानते हैं कि पहली बार 1 लाख खर्च करने का प्रावधान 1813 के चार्टर एक्ट में किया गया, और यहां कह रहा है 1833 में, यानी ये स्टेटमेंट हो जाएगा गलत। दूसरा स्टेटमेंट है 1786 के अधिनियम द्वारा विशेष परिस्थितियों की स्थिति में बंगाल के गवर्नर जनरल को वीटो का अधिकार दिया गया। हम सब जानते हैं कि 1786 में वीटो का अधिकार दिया गया था। 1784 में परिषद के सदस्यों की संख्या 4 से घटाकर 3 की गई थी, और 1786 में गवर्नर जनरल को वीटो का अधिकार दिया गया था, यानी ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, सही। यानी पहला स्टेटमेंट गलत होगा, सेकंड स्टेटमेंट सही होगा। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही नहीं है? यहां पूछ रहा है कौन से कथन सही नहीं है। पहला कथन देखिए सही नहीं है, दूसरा कथन सही है, तो आंसर हो जाएगा केवल 1। ये देखिए केवल 1, यानी यही विकल्प सही हो जाएगा, यानी आंसर हो जाएगा ए। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। संवैधानिक विकास खंड के सेकंड वीडियो के साथ हम जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।